नमस्कार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों से। पालघर जिले के दाढ़ी गांव में सोमवार रात अचानक तेंदुए के घर में घुस जाने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के गांव में घुसे होने की जानकारी फौरन वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ पाने में कामयाबी हासिल की। सबसे पहले ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज नेशन के जरिए आपके सामने। और बताया जा रहा है कि यह घर दाढ़ी गांव में विजय तामोरे नाम के शख्स का है, जो काफी समय से बंद पड़ा था। गांव वालों ने रात के वक्त इस तेंदुए को घर जाते हुए देखा था, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। वन विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने जब घर में घुसकर देखा तो तेंदुआ बाथरूम में छिपकर बैठा हुआ था। तो सबसे पहले न्यूज नेशन पर यह खबर आप देख रहे हैं। वन विभाग ने इस तेंदुए पर काबू पाया। बाथरूम में छिपकर बैठा हुआ था ये तेंदुआ। तेंदुए से गांव वालों के बीच दहशत फैल गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। उधर जयपुर में एक बार फिर बम की खबर से सनसनी फैल गई। यहां के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर बम की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बम की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता फौरन मौके पर पहुंचा और उन्हें वहां से कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में एक बार फिर एक सिरफिरे ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर शहर में बम रखे होने की झूठी खबर देकर हड़कंप मचा दिया। इस बार फोन पर बम की सूचना देने वाले व्यक्ति ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर बम रखे होने की पहले तो सूचना दी और फिर फोन बंद कर लिया। बम की खबर मिलते ही मानसरोवर थाना पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से खाली करवाया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता, एटीएस डॉग स्क्वाड, दमकल, सिविल डिफेंस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल शुरू कर दी गयी। बम निरोधक दस्ते ने मेट्रो स्टेशन के अंदर और बाहर हर कोना छान मारा, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु वहां से बरामद नहीं हुई। तलाशी अभियान पूरा होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में मेट्रो के ही किसी पूर्व कर्मचारी की ये साजिश नजर आ रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। इससे पहले भी 28 जनवरी को जयपुर के सांगानेर इलाके में एक स्कूल में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया था। हालांकि ये खबर भी झूठी साबित हुई थी। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब खबर यूपी के मुगलसराय से, जहां पर बैंक के एटीएम से फ्रॉड कर रहे युवक की भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। एटीएम से फ्रॉड करने वाला युवक बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पूरा मामला दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे परिसर में लगे पीएनबी बैंक एटीएम का है। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के मुगलसराय की हैं, जहां भीड़ ने बैंक के एटीएम से फ्रॉड कर रहे शख्स की जमकर धुनाई कर दी। ये पूरा मामला दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे परिसर में लगे पीएनबी बैंक के एटीएम का है, जहां मुगलसराय के रहने वाले दीपक कुमार अपने नए एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नया पिन एक्टिवेट करने में कुछ परेशानी हो रही थी। तभी पीछे खड़े एक युवक ने उनसे एटीएम के पिन को बदलने में सहयोग करने की बात कहकर उनसे एटीएम कार्ड ले लिया और फिर बड़ी ही सफाई से उनका एटीएम बदलकर दूसरा एटीएम उनके हाथ में थमा गया। कुछ ही देर बाद दीपक के मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके खाते से 3 बार में 25,000 रुपए निकाल लिए गए हैं और इस मैसेज ने उनके होश उड़ा दिए। मेरे मोबाइल पे मैसेज आने लगा कि 10,000 कट गया, फिर 10,000 कट गया, फिर 5,000 कट गया। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा एटीएम लग रहा है कि चेंज हो गया है। तो हम तुरंत बाहर निकले। बाहर निकल के मतलब बाहर आए स्टेशन के, तो देखे कि बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से वो निकल रहा था। इस मैसेज को देखते ही दीपक भागकर ठीक बगल में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में गए, तो वहां उन्हें ये शख्स मिल गया। दीपक को देखते ही युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये वहां मौजूद भीड़ के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, लोगों ने इसकी जमकर क्लास ली। किसी तरह से पुलिस ने भीड़ से बचाकर इसे अपनी हिरासत में ले लिया। एटीएम से धोखाधड़ी करके एक अन्य व्यक्ति का पैसा निकाल रहा था। उसी के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा और पुलिस द्वारा पकड़कर थाने लाया गया है। उसके संबंध में जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एटीएम से फ्रॉड करने वाला युवक बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है, जिससे पुलिस ये जानने की कोशिशों में लगी है कि इसने इस तरह से अब तक कितनों को चूना लगाया है। टीम न्यूज नेशन। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में 2.5 साल के मासूम को उस वक्त किडनैप कर लिया गया जब बच्चा अपनी बहन के साथ खेल रहा था। हालांकि पुलिस ने महज 5 घंटे में ही अपहरण की साजिश का खुलासा कर दिया।
मां की गोद में खेलता ये मासूम बड़ी मुसीबत से बचकर बाहर निकला है। इसे बच्चे की खुशकिस्मती ही कहेंगे, जिसकी वजह से ये मासूम वापस अपनों के बीच आ पाया। दरअसल 2.5 साल के मासूम को अगवा करने की सनसनीखेज वारदात हुई, लेकिन पुलिस ने महज 5 घंटे में ही आरोपी को धर दबोचा। वारदात गुरुग्राम के शिवाजी नगर इलाके की है। यहाँ 2.5 साल का प्रियांशु अपनी 10 साल की बहन के साथ खेल रहा था। तभी एक महिला ने बच्चे को अगवा कर लिया, लेकिन आरोपी महिला सीसीटीवी में कैद हो गई। तो मैं चली गई थी काम करने, मेरा कोई है नहीं साहब। क्या काम करती हैं? झाड़ू पोछा करती हूँ। अच्छा। तो मेरे कोई था नहीं, है नहीं। ये घर वाला जो है सो पागल बताया, गांव चला गया। अच्छा। मेरे पास 3 बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का है। तो मैं इनको छोड़ के ना लड़की के पास चली गई काम करने। काम करने गई तो इसको उठा के लेके चला गया। बच्चे के अगवा होने की जानकारी पर पुलिस ने सबसे पहले इलाके की सीसीटीवी को खंगाला, जिसमें एक संदिग्ध महिला बच्चे को ले जाती हुई नजर आई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस के हाथ आरोपी के गिरबान तक जा पहुंचे। आरोपी महिला एक निजी अस्पताल में मेड का काम करती है। कैमरा के वहाँ जब देखे तो उसमें कवर हुई एक औरत एक बच्चे को अपनी गोद में अपने शॉल में छुपा के ले जा रही थी, जिसका चेहरा कुछ % ही दिखाई देता। स्थानीय लोगों की मदद से हमने उसको पब्लिश किया, तो लोगों ने हमें उसको आइडेंटिफिकेशन दिया कि ये लेडीज़ एक हॉस्पिटल में सफाई का काम करती है। हम हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल वालों ने उसका नाम वगैरह हमें बताया और हमारे पास उसका फ़ोन नंबर मिल गया। हमें साइबर अपना सेल है, उसकी मदद से उसके फ़ोन की लोकेशन ली और उसका एड्रेस लिया। वहाँ जाके कॉम्बिंग की, तो कॉम्बिंग में हम कामयाब हुए। पुलिस इस मामले में अब आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। आरोपी से पता लगाया जा रहा है कि बच्चे को अगवा करने का उसका क्या मकसद था। साथ ही पुलिस ये जानने की भी कोशिशों में लगी है कि आरोपी महिला किसी बच्चा चोर गिरोह का हिस्सा तो नहीं। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी जानना बाकी है। गुरुग्राम से संजय खन्ना के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में 24 घंटे के दरमियान हत्या की 5 वारदात होने की खबर है। दिन दहाड़े धड़ल्ले से हो रही वारदातों से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस कप्तान के साथ नोकझोंक भी की। सड़क पर हंगामा बरपा है। 24 घंटे में 5 बड़ी वारदातों से खौफ पसरा है। सड़क पर शव रखकर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की हैं। यहाँ के कांटी इलाके में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों युवकों के सिर में गोली लगी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हें नजदीक से गोली मारी गई होगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाहरी लोगों ने यहाँ के एक बगीचे में लाकर 2 युवकों को गोली मार दी और फरार हो गए। वारदात से गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस को शव उठाने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों युवक ATM फ्रॉड गिरोह से जुड़े हुए थे। मौजूदा वारदात अपराधियों की आपसी टसल का नतीजा हो सकती है। पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं जिले में 24 घंटे के दरमियान हत्या की 5 वारदात होने से पुलिस प्रशासन के माथे पर बल आ चुके हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमें हाथ पांव मार रही हैं। मुजफ्फरपुर से मुकेश के साथ टीम नेशन। समाजसेवी अन्ना हजारे आज से अनशन पर बैठने वाले हैं। लोकपाल कानून को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अनशन का ऐलान किया है और अनशन का केंद्र इस बार उनका गांव रालीगढ़ सिद्धि होगा। सवेरे 10 बजे मेरा गांव रालीगंज सिद्धि में अनशन पर बैठ रहा हूं। अन्ना हजारे ने किया अनशन का ऐलान। एक बार फिर अनशन की राह पर अन्ना। लोकपाल कानून को लेकर अन्ना ने किया आर पार की जंग का आगाज। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार अनशन दिल्ली में न होकर महाराष्ट्र के गांव रालीगंज सिद्धि में हो रहा है। इस आंदोलन का मुद्दा लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति में की जा रही देरी है। लोकपाल लोकायुक्त जैसे कानून 5 साल लगाए और फिर भी वो अभी बहानेबाजी करके टालते हैं। अभी सर्च कमेटी बनाई कि सर्वोच्च न्यायालय बार बार सरकार को कहना कि लोकपाल का अमल करो और नहीं कर रहे। जैसे लोकपाल लोकायुक्त की दिशा भूल किया, ऐसे किसानों की भी दिशा भूल किया।
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रालेगांव सिद्धि में अन्ना अनशन का आगाज करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि अनशन व्यक्ति पक्ष के खिलाफ नहीं, समाज देश की भलाई के लिए है। सवेरे 10 बजे मेरा गांव रालेगंज सिद्धि में अनशन पर बैठ रहा हूं। ये मेरा अनशन है किसी व्यक्ति, पक्ष, पार्टी इसके विरोध में नहीं है। लोकपाल पर दिल्ली में अन्ना के आंदोलन ने देश की सियासत को बदल कर रख दिया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रालेगंज सिद्धि में अन्ना का दूसरा अनशन क्या असर दिखाता है। टीम न्यूज़ नेशन। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। न्यूनतम आय को लेकर किए गए वादे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक और वादा किया है। कोच्चि में राहुल गांधी ने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएंगे। उन्नीस के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। छत्तीसगढ़ की किसान रैली में किए गए न्यूनतम आमदनी की गारंटी के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने अब एक और वादा किया है। ये वादा है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि 2019 में दिल्ली की सत्ता हासिल करने पर वो महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएंगे। राहुल गांधी ने कोच्चि में महिला आरक्षण से जुड़ा ये वादा किया। बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि 2019 का चुनाव जीतने पर हम संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराएंगे। राहुल गांधी ने एक पार्टी कार्यकर्ता के सुझाव पर यह बात कही। उन्होंने कहा, हम महिलाओं को नेतृत्व के स्तर पर देखना चाहते हैं। महिला आरक्षण विधेयक का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करना है। इस मुद्दे पर आम राय नहीं बन पाने के चलते ये विधेयक लंबे समय से लंबित है। वहीं राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर वादा कर नया दांव खेल दिया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष किसानों और नौजवानों के बाद अब आधी आबादी यानी महिलाओं को भी कांग्रेस के पाले में करने की योजना पर काम कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी जिले के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये स्मारक गांधी जी की 1930 में की गई दांडी यात्रा की यादगार के रूप में इसे बनाया गया है। बापू की दांडी यात्रा 89 साल बाद फिर होगी साकार। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक में बनी 80 मूर्तियों के जरिए मिलेगी गांधी की दांडी यात्रा की झलक। 1930 में हुई दांडी यात्रा की यादगार के रूप में बनाए गए इस स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। इस साल की अपनी दूसरी गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दांडी में बने राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये स्मारक 15 एकड़ में बनाया गया है और इसको तैयार करने में कुल 110 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहाँ दांडी यात्रा में शामिल हुए 80 लोगों की मूर्तियां लगाई गई हैं। इसके अलावा गांधी जी की एक 18 फीट ऊंची मूर्ति भी लगाई गई है। स्मारक में खारे पानी का एक तालाब बनाया गया है। इसके अलावा 14 सॉल्ट मेकिंग मैकेनाइज्ड पैन भी लगाए गए हैं। इसमें सैलानी तालाब का पानी डालकर नमक बना सकेंगे। रोशनी और सजावट के लिए यहाँ 41 सोलर ट्री लगाए गए हैं, जिनसे 144 किलोवाट बिजली बनाई जाएगी। गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ साबरमती से दांडी तक का पैदल सफर किया था, जिसे दांडी यात्रा का नाम दिया गया था। आज राष्ट्र को समर्पित करने के बाद इस स्मारक को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। नरेंद्र मोदी सरकार के आखिरी बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार लोक लुभावन बजट पेश करने के मूड में है। वहीं विपक्ष की सलाह है कि सरकार को लेखानुदान ही पेश करना चाहिए। वहीं संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट को लेकर संसद में हो सकता है हंगामा। लेखानुदान पेश करने की मांग को लेकर विपक्ष सरकार पर बना सकता है दबाव। खबर है कि सरकार लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले इस आखिरी बजट में लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है, ताकि चुनाव के दौरान वोटरों को आसानी से लुभाया जा सके। माना जा रहा है कि सरकार किसानों, छोटे उद्योगों और मध्यम वर्ग को राहत देने वाले कदमों का ऐलान कर सकती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार को लोगों से लुभाने वाला बजट पेश करने की जगह परंपरा का सम्मान करते हुए लेखानुदान ही पेश करना चाहिए, ताकि अगली सरकार सत्ता संभालने के बाद अपनी नीतियों के मुताबिक बजट पेश कर सके। जिस दिन बजट आएगा उस बजट से सिर्फ 46 दिन तक का ही बजट इस सरकार को देखने का हक है।
अगर उसके ऊपर जाती है और 365 दिन का करती है तो मेरे हिसाब से वो पार्लियामेंट्री परंपरा के खिलाफ होगा। विपक्ष के विरोध के बावजूद यदि सरकार लोगों को लुभाने वाली घोषणा करने वाला बजट लाती है तो संसद में हंगामा होना तय है। हालांकि सत्र सुचारू रूप से चल सके इस बात पर विचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज शाम सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तक आसार इसी बात के हैं कि केंद्र सरकार के आखिरी संसद सत्र भी जोरदार हंगामे का गवाह बनने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के पाले गए आतंकी मुसीबत बनने वाले हैं। यह दावा किया है अमेरिकी खुफिया विभाग के निदेशक डैन कोट्स ने। डैन ने भारत में होने वाले आतंकी हमले को लेकर आगाह किया है। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पाले आतंकियों के टारगेट पर हिंदुस्तान। अमेरिकी खुफिया विभाग का आतंकी हमले को लेकर अलर्ट। पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों के हमले का निशाना बन सकते हैं हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका। ये दावा किया है सुपर पावर अमेरिका के खुफिया विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक डैन कोट्स का दावा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार आतंकियों को पनाह दे रहा है, उन्हें नफरत की ट्रेनिंग दे रहा है। आतंक की खुराक पाए उसके पाले आतंकियों के निशाने पर है हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका भी। डैन कोट्स ने यह दावा अमेरिकी खुफिया विभाग पर बनाई गई सीनेट की समिति के सामने किया है। डैन खुद समिति के सामने पेश हुए और रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का नजरिया ही गलत है। वो उन्हीं आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करता है जिनसे पाकिस्तान को खतरा होता है। पाकिस्तान आतंकवाद को नीतिगत हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। इससे तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी कोशिशों को कामयाबी नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, सपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अमेरिकी शांति प्रयासों को भी नाकाम करने की साजिश में जुटा है। इसके लिए वो आतंकियों की खुलेआम मदद कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान दुनिया में तबाही मचाने वाले आतंकियों का पनाहगाह बन गया है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और पाकिस्तान भले ही दाने दाने को मोहताज हो रहा है, उसके प्रधानमंत्री मदद के लिए दूसरे देशों में हाथ फैलाते नजर आ रहे हों, लेकिन उसके मंत्री विदेशी लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। सोशल साइट्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इमरान खान सरकार के एक मंत्री चीनी नागरिक का धर्म परिवर्तन कराते दिख रहे हैं। मंत्री के इस्लाम कबूल करवाने का वीडियो सामने आने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। इस वीडियो को खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने शेयर किया है। वीडियो में मंत्री अमजद अली चीनी नागरिक को अब्दुल्ला उनका नाम कहते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि मंत्री अमजद अली के चीन दौरे पर इस शख्स से मुलाकात हुई थी और बाद में पाकिस्तान आने पर मंत्री जी ने इस शख्स का धर्म परिवर्तन ही करा दिया। तो चीनी नागरिक ने इस्लाम कबूला और सोशल साइट्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ तहरीक-ए-इंसाफ ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और इससे सियासी हंगामा भी खड़ा हो गया है। वीडियो में मंत्री अमजद अली नजर आए हैं। चीन दौरे पर इस शख्स से मुलाकात हुई थी। और मंत्री जी की इस हरकत पर चीन में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। चीन दौरे पर इस शख्स से मुलाकात हुई थी। इमरान खान के मंत्री का यह अजब कारनामा जो इस्लाम कबूल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीनी शख्स को चीनी नागरिक ने इस्लाम कबूला है और इससे चीन में खासी नाराजगी है, ये भी बताया जा रहा है। सियासी हंगामा भी खड़ा हो गया है पाकिस्तान में इमरान के मंत्री का ये अजब कारनामा। और खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।